के सामने रखेंगे क्योंकि आज का प्रोग्राम 9:30 बजे अख्ताम पजीर होगा। उसके बाद चूँकि फेस्टिवल सीज़न है तो कुछ खुसूसी ट्रांसमिशंस आपके सामने रखने हैं दिवाली को लेकर। तो फिलहाल ज़रा खबरों पर आते हैं और बात करते हैं पहले बिजली के बहरान के हवाले से। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बिजली पे बहरान पर काबू पाने के लिए कई इक़दाम तो उठाए और कुछ बेहतरी के आसार भी नज़र आ रहे थे। ताहम एक बड़ा मामला जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस का है वो लगातार बनता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें कोई भी ज़्यादा वाज़िया बेहतरी अभी तक सामने नहीं आई है। खबर रसाई इदारों के मुताबिक और हमारे ज़राइयों के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ मौसर नज़र नहीं आ रही है और यही वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉसेस AGTC जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर है और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है और वो बढ़ने की शरह जो है वो 8 से 10% हर साल बढ़ रही है। यानी हर साल गुजरने के साथ साथ 8 से 10% का इजाफा चाहिए बिजली के अंदर, ज़रूरत है बिजली की। लेकिन जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि पूरे मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर ATC लॉसेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगरचे इन ATC लॉसेस को कम करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टेक्निकल कमेटियों के साथ मुज़ाकरात भी किए थे, मीटिंग्स भी की थी। लेकिन आज के दिन जो इतला और ख़बर है वो यही है कि एक तरफ से बिजली का बहरान है, दूसरी तरफ से ट्रांसमिशन लॉसेस को अगर कम किया जाता तो स्टेट एक्सचेकर पर एक बड़ी राहत होती, क्योंकि जब 30 से 40% का या 30 से 40 19 से 20 या 20 से 40% ट्रांसमिशन लॉसेस हो, अगर वो लॉसेस भी किसी न किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेशन में इस्तेमाल होती तो वो एक बड़ा फ़ायदा होता। दूसरी बड़ी बात कि जो LT लाइन्स हमारी लगाई गई हैं, रिवायती LT लाइन्स एक इलाके से दूसरे इलाके की ओर, वो भी उन जदीद खदोखालों को टो नहीं कर पाई है अभी तक जो करनी चाहिए थी गाँव देहात के अंदर, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज लगातार बढ़ रहे हैं। और सरकार का जो दावा था कि रवा साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा कमी की जाएगी, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज में कोई वाज़िया फ़र्क अभी तक नहीं आया है और लगातार नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को मुल्की सतह पर उठाना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात हो रही थी जनाब बिजली के बहरान की, और बिजली के बहरान की कैफियत ये है कि मीटर और नॉन मीटर इलाकों में जो कुछ सूरत हाल है वो ये है कि जो शेड्यूल जारी किया गया था उस शेड्यूल पर भी तरह तरह के सवालात लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा यूनिवर्सिटी की करते हैं, तालीम की करते हैं। और निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी काउंसिल ने गुज़श्ता दिनों कुछ कोर्सेज़ को मुतारफ़ कराया था और कहा था कि रवां साल के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको मुतारफ़ कराया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचे के अंदर मज़ीद बेहतरी देखने को मिले, मज़ीद सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिले। और नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस से इस वक्त की इत्तला ये है कि सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पहल की गई थी उसका पुअर रिस्पांस आया है और न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्सेज के अंदर बच्चों की अदम तवज्जुही है, अदम दिलचस्पी है, जिसके बाद अब हतमी फैसला 13 नवंबर को इस सिलसिले में लिया जाएगा। कई सीटें वैकेंट है कश्मीर यूनिवर्सिटी की और ये उस हसास इदारे की यूनिवर्सिटी की सीटें वैकेंट है जहां पर पेड सीट भी नहीं मिलती थी। वहां पर सूरत हाल ये है कि बच्चे BSc MSc प्रोग्राम बॉटनी नॉर्थ कैंपस के अंदर हो, अरबिक्स के अंदर हो, दीगर सब्जेक्ट्स के अंदर हो, एडमिशन नहीं ले रहे हैं और पिछले 1 साल से एडमिशन ग्राफ में कमी भी आई है। हमारे नुमाइंदे और खबरों के मुताबिक जो इतलात सामने आ रही है कि BSc MSc प्रोग्राम जो बॉटनी नॉर्थ कैंपस का था कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, अब तक सिर्फ 10 बच्चों ने एडमिशन लिया है और ये जो नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए गए थे अब इनका क्या करना है, इस सिलसिले में डीन एकेडमिक अफेयर्स ने 13 नवंबर को खुसूसी इजलास तलब किया है जिसमें इस हवाले से फैसला लिया जाएगा। मजीद क्या कुछ ये मामला है, सीधे श्रीनगर इरफान फाजिल हमारे साथ है। फाजिल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, एक हसास इदारा है और यहाँ पर तालीम हासिल करना सबके लिए एक एजाज़ होता है, लेकिन इतला ये है कि नए कोर्सेज का आगाज़ किया गया,
एडमिशन लेने वाला कोई है नहीं और अब हतमी फैसला 13 नवंबर को लिया जाएगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से एडमिशन ओपन रखा गया था लेकिन कोई आ नहीं रहा है। क्या हम ये माने कि रुझान ठंडा हो रहा है क्योंकि बच्चों को इन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा इल्मियत नहीं है और ग्राउंड पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या मजीद भी कुछ चीज़ें हैं? क्या कुछ आपके पास इत्तलात है इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक कश्मीर यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का ताल्लुक है, जिस तरीके से ये इस मीटिंग के हवाले से मैं अगर बात करूं, जो कि एक खास तौर पर एकेडमिक्स को लेकर है, जिसका एक बड़ा पूरा रिस्पॉन्स आया है, खास तौर पर जबकि हम मेन कैंपस की बात करते हैं, सेटेलाइट कैंपस की बात करते हैं। देखिए, मीटिंग विद डीन एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं 13 नवंबर में, जिस तरीके से एक खास तौर पे जो मीटिंग हो रही है और एक जो रिस्पॉन्स, डेलिब्रेट रिस्पॉन्स में कहूंगा, काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड कोर्सेज पर काफी पोर आया है, जिसमें आपने भी बताया कि बीएससी है, एमएससी बॉटनी है, जो कि एक इंट्रोड्यूस नॉर्थ कैंपस के लिए, बारामूला के लिए जो है एकेडमिक सेशन में रखा गया था। मगर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो बीए एमए है अरबिक, उसमें भी हमने देखा कि कुपवारा के हवाले से वहां पर भी इसका जो कंसर्न है वो लो आ रहा है। तो कॉज ऑफ कंसर्न कह सकते हैं, स्टूडेंट्स का जो टर्निंग पावर है एडमिशंस को लेकर वो बहुत ही ज्यादा लो है, क्योंकि सोर्सेज के हवाले से जो नॉर्थ कैंपस के हवाले से खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि 10 स्टूडेंट्स में यानी तकरीबन एमएससी जो बॉटनी के क्लासेस है या सब्जेक्ट है, 80% वैकेंसीज अवेलेबल है। तो कह सकते हैं ये भी कि यूनिवर्सिटीज ने अभी जिस तरीके से नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके लिए जिस तरीके से एक नया प्रोग्राम इतला किया है, तो उसकी जो सदारत है वो यूनिवर्सिटी काउंसिल करेगा, जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। तो इस तरीके की जो प्लीड है या जो हाई डिमांड के हवाले से जो मार्केट में खबर आ रही है, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इस साल हमने देखा कि डाउनफॉल स्टूडेंट्स के एडमिशन के हवाले से देखा है, स्पेशली जो फाइनेंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं। डिस्पाइट एडमिशन अगर देखा जाए तो तकरीबन उन्होंने एडमिशन 7 मंथ्स के लिए बिल्कुल ओपन रखा था, यानी ओपन नियरली ओपन रखा था, जिसके लिए उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी थी। तो एकेडमिशियन जितने भी ऑलरेडी है, उनका मानना है कि डिमांड देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का जो काउंसिल है, जेके हायर काउंसिल, एजुकेशन काउंसिल, जो कि एक हेड करते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी, तो उसको एक एग्जामिन करने की जरूरत है और डिक्लाइन रिजल्ट ये है कि उसको एक चेकआउट करने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर स्ट्रैटेजी जो है वो पता चल जाए। मगर जिस तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी कश्मीर ने क्या किया था कि रिलैक्स किया था एडमिशन रूल्स को, और अपने ही ढंग से उन्होंने क्या किया था, काउंसिल ऑफ बोर्ड मेंबर जो होता है उसके बगैर ये सारी चीजें जी हाँ वैकेंट की थी। तो ये नतीजे हैं, यही नताइज है कि जिसकी वजह से एडमिशंस बहुत कम आ रहे हैं, और बिड वैल्यूज के हवाले से अगर देखा जाए तो वैकेंट सीट्स काफी ज्यादा है। गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे। अब बात जरा जब जम्मू कश्मीर की हो रही है तो बात ज़रा सेहत की भी करते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से भी, क्योंकि नेशनल आयुर्वेदा डे जो 8वां दिन था वो 8वां इवेंट था वो मनाया गया, और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी तकरीबात हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब का हिस्सा बने, और जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक आयुर्वेदा के हवाले से, चाहे वो कॉलेजेस की बात हो या फिर आप तिब्बी तालीम कह सकते हैं, जो नए कोर्सेज मुतारिफ कराने की बात थी, नई फैसिलिटीज़ फराहम करने की बात थी, उस मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल तफसीली रोशनी डाली है। 2-4 चीज़ें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू के अंदर प्रोग्राम में कही हैं, एक तो ये कि जो बेड स्ट्रेंथ इस वक्त थी कॉलेजेस के अंदर, आयुर्वेदा कॉलेज के अंदर, वो तकरीबन 150 से 200 तक बढ़ाई गई है, विच मीन्स पहले के मुकाबला इजाफा उसमें देखा गया है। एक बात। दूसरी, अलावा पीजी कोर्सेज में भी अब जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक एक ये तो अहम बात है या खुशखबरी उन तमाम लोगों के लिए जो पीजी कोर्सेज का इंतज़ार कर रहे थे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर भी स्टार्ट हो। तो आयुर्वेदिक कॉलेज की इंतज़ामिया को कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, जब ये प्रोग्राम नेशनल आयुर्वेदा डे के मौके पर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया कि फौरी तौर पर वो शुरू करें, और उनके मुताबिक ऑलरेडी इस मैटर को टाई अप कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ किया गया है। इतना ही नहीं, जब वो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर के अंदर तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उनके मुताबिक 60 से 100 जो बेड्स इस वक्त थे वो तादाद बढ़ाकर तकरीबन 100 से 150 से 200 के आसपास की गई है। जिस हिसाब से ज़रूरत थी उसके मुताबिक इंतज़ामिया ने काम किया है। एक बात। दूसरी चीज़ ये कि आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर जिन बच्चों को भी इंतज़ार था, क्योंकि उन्होंने भी अपने कोर्सेज आगे बढ़ाने थे, तालीम मुकम्मल करनी थी,
जो मुल्क के बाकी हिस्सों में कॉलेजेस में जाना पसंद करते थे, तो उन बच्चों के लिए भी अच्छी खबर ये कि सरकार के मुताबिक या लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान के जरिए तस्दीक हुई कि कम से कम अब वो एडमिशन पीजी कोर्सेज में भी यहीं पर शुरू हो जाएंगी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वेलनेस और आयुर्वेदा का हब एक तरह से मुख्तलिफ हिस्से बने हैं, उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर भी एक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो नए बच्चे हों जिनने स्टार्टअप्स का आगाज़ किया है, या फिर इसके अलावा आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स जो हैं, उनको पहली मरतबा इस तरह का मौका मिला है जहां हुकूमती सतह पर इकदामात ज़्यादा पहले के मुकाबले उठाए गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने अखनूर के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की हैं। शायद आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छी खबरें आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज से कोर्सेज कर रहे हैं, जब पीजी कोर्सेज का भी आगाज़ होगा तो उनके लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर चूँकि बतौर मेहमान खुसूसी थे, उनकी बात भी ज़रा सुन लेते हैं। तकरीब से खिताब कर रहे थे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मेडिकल फील्ड में मानी जाती है, वहाँ भारत की आयुर्वेद की किताब रखी है। मैंने पढ़ा है कि दुनिया को कैटरेक्ट सर्जरी भारत के लोगों ने सिखाया। वो अनेक, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस पर और अभी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो प्राचीन विरासत है, अब ये हमारा दुर्भाग्य था गुलामी के कारण या जिन कारणों से हम अपनी विरासत को दुनिया भर में नहीं पहुंचा सके। अब समय आ गया है और यही समय है, सही समय, जब पूरे देश में एक स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए सभी लोगों की आज ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान रहा है उस ज्ञान पर शोध करके, और भारत के लोगों को तो लाभ मिले ही, पूरी मानवता को लाभ मिले, ये बड़ा आवश्यक है। और मैं 2000 आने वाले कुछ समय में काम जरा भद्रवा में भी कुछ काम हो रहा है ना, तो कब तक होगा वो? सर जो हमारी दिक्कत है 20 साल में भूलता ही नहीं सर, उसमें शायद इंटरवेंशन थोड़ी सी। जैसा मोहन सिंह बता रहे थे, श्रीनगर में कार्यक्रम था, भारत सरकार के आयुष सचिवालय थे, उनसे जब बात कही गई तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 2 जम्मू कश्मीर में बने, कश्मीर रीजन में, एक जम्मू रीजन में। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की उत्तम औसत सभी के स्वास्थ्य और समाज की तरक्की का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगी तथा आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति का विस्तार ये देश के लिए बड़ा आवश्यक है। मैं एक बार पुनः आयुर्वेद दिवस की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस की भी आपको शुभकामना और बधाई। 2 दिन बाद दीपावली है, तो दीपावली आप सबको शुभ हो। अग्रिम शुभकामनाएं देता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ेंगे और चलते चलते खेल के मैदान से आपको खबर दें, जहां वर्ल्ड कप के लिए सबके फाइनल सेमीफाइनल पर नजर है। आज पाकिस्तान का भी मुकाबला है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। और अब तक आप देखेंगे तो श्रीलंकन क्रिकेट में भी सियाह तरीन दिनों में से एक दिन या ब्लैक डे के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के अंदर सबकी नजरें थी कि कौन फाइनल खेलेंगे कौन नहीं। लेकिन इस दौरान श्रीलंकन क्रिकेट को आईसीसी ने, जो उसकी रुकनीत थी, मेंबरशिप थी, वो ख़त्म कर दी है। और ये बड़ी अनाउंसमेंट आईसीसी की जानिब से उस वक्त की गई है जब ये पाया गया कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर श्रीलंका के अंदर डायरेक्टली मुदाखलत हुई है। आईसीसी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है कि उसने फौरी तौर पर श्रीलंका को मुअत्तल करने का फैसला लिया, सस्पेंशन हुआ है। और श्रीलंका क्रिकेट का जो हुकूमत की जानिब से जो मुदाखलत की जा रही थी, उस बिना पर मुअत्तल करने का फैसला लिया गया है। आईसीसी के तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड इजलास में इत्तफाक हुआ कि श्रीलंकन क्रिकेट के मामलात आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक मुअत्तली और इसके खात्मे की शराइत तो ज़वाबित जल्द जो है वो तय की जाएंगी। और गुज़श्ता दिनों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंकन क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर भी श्रीलंका के वज़ीर खेल रोशन राणा सिंघे ने क्रिकेट बोर्ड को फारिग कर दिया था। और वज़ीर खेल के करप्शन के इल्ज़ामात पर बोर्ड से ताल्लुकात काफ़ी कशीदा थे। अब खबर ये है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर ये जो सारे स्टार्स श्रीलंका के आप देख रहे थे, आईपीएल के अंदर, पीएसएल के अंदर, श्रीलंकन क्रिकेट लीग के अंदर, कैरेबियन लीग के अंदर,
श्रीलंकन टीम का वजूद खत्म हो गया है। ये तमाम खिलाड़ी अब आपको क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे क्योंकि श्रीलंका बोर्ड ही नहीं रहा, श्रीलंका के खिलाड़ी ही नहीं रहे। लेकिन शायद मुमकिन है कि एक मौका दिया जा सकता, लेकिन आइंदा T20 और फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भी श्रीलंका की टीम शायद आपको नजर ना आए। और पहला मौका होगा 1996 और 2014 के वर्ल्ड चैंपियंस क्रिकेट के मैदान से उनका सफाया हो गया है। तो ये बड़ी और अहम खबरें थी और ये खेल के मैदान से खबर 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम को हमें वाइंड अप करना है, इजाज़त दीजिए हम दोनों को। लेकिन ब्रेक के उस पार दिवाली के चूँकि आज छोटी दिवाली है और कल भी अहम तरीन दिन है, तो इस हवाले से खुसूसी प्रोग्रामों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। एक और प्रोग्राम ब्रेक के उस पार, हमें इजाज़त दीजिए।